खुदा यसू मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं काउंसलर काशान बेनेट, प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन। आज का इस प्रोग्राम का जो मकसद है, एक्चुअली 2 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। वो एक्चुअली इट वाज अ डिस्कशन एंड इट वाज अ डिस्कशन ऑन यूसीएच, और उसके अंदर हमारी जो इस वक्त की जो चेयरमैन है, उधर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन है, ब्रदर एंथनी, ही वाज देयर। Technical advisor, Brother Simon Zoya was there, and one of the executive board member, Brother Naveed, was there as well. और उस मीटिंग का एक्चुअली पर्पस ये था कि जो हमारे कंसर्न है, हमारी कम्युनिटी के जो कंसर्न है, वो हम शेयर करें उनके साथ। जो हमारे क्वेश्चंस है, हमको डायरेक्टली उनसे हम पूछें, ताकि हमें कोई आंसर्स हमें मिलें जो हम देखें कि वो यूसेज किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो उस प्रोग्राम के बाद एक्चुअली हुआ ये कि मुझे बहुत सी कॉल्स आनी शुरू हो गई, मुझे बहुत से मैसेजेस आने शुरू हो गए कि आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम तो किया, मगर उसके अंदर ये चीज़ क्लियर नहीं थी, उसके अंदर भी अभी भी बड़े फ्लॉज हैं, अभी भी वो दे आर नॉट वेरी ओपन विद देयर प्लान। तो मैंने उनको ये बताया, मैं क्या देखें, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, और मैं सिर्फ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक मेंबर हूँ, और हमारा जो कंसर्न था हमने वो डिस्कस करना था। मगर चाहते हुए ना चाहते हुए भी मुझे उन्होंने इस जगह पे फंसा दिया मुझे, कि जहाँ पे मुझे अभी थोड़ा सा जर्नलिस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा मुझे, और वो मैं किस हद तक उसमें कामयाब होता हूँ आई एम नॉट श्योर। मगर मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जो आपके कंसर्न है, जो आपके क्वेश्चंस आपने रेज किए थे, तो वो उसका हम आंसर ढूंढ सकें। तो आज जो मेरे साथ हमारे जो गेस्ट हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन, और 33 साल उन्होंने अपनी जिंदगी आर्मी को दी, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने सर्व किया, और ही बीन पोस्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द पाकिस्तान। जब हम उनसे बात करेंगे तो आप उनसे खुद ही सुनिएगा कि उन्होंने क्या किधर किधर उन्होंने सर्व किया। हिज नेम इज ब्रिगेडियर एडगर फिलिक्स, और वो ही वाज द चेयरमैन of the steering committee which was formed by the Supreme Court of Pakistan, and if I'm not wrong, it was in late 2018, and it was formed, it was ordered by the Chief Justice of that time, Justice Saqib Nisar. तो वो आज हमारे साथ मौजूद है, और हम उनसे जो क्वेश्चन जो मेरे तक जो थोड़े बहुत क्वेश्चन पहुंचे हैं आप लोगों के, हम उनसे वो डायरेक्टली पूछेंगे, एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। और फिर हम उनसे पूछेंगे उस टाइम की सिचुएशन, आज की सिचुएशन जो आज यूसीएच में क्या हो रहा है, और उसके अलावा हम उनसे पूछेंगे फिर व्हाट ही थिंक्स के यूसीएच के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you very much. Thank you for having me on your show. As I said, that I am actually not a media person, and I generally don't get involved in answering questions. But somebody has now raised a very serious question on the steering committee, and therefore I agreed with you to be here to answer any and every question that comes to your mind. I'd like you to be very open, very frank, very candid in posing the questions, specifically about the steering committee and how it functioned, and generally maybe regarding what's happening now in UCH. Though I believe that 3 or 4 days back, the meeting that you had with Anthony Lamuel, and there was another executive member, Naveed, Mr. Naveed, and Dr. Simon. They're probably more involved right now, because since the time my mandate expired, I actually withdrew, and I was supposed to, because I was not reaching for any personal glory or goals. That's absolutely fine, sir. Yeah. That's absolutely fine. As I've just said before, कि I'm not a journalist, so ये कोई आपकी मैं scrutiny नहीं कर रहा, या I'm not going to throw very hard questions at you. No, I don't mind you throwing hard. No. Let me be frank and candid here. I will not mind you throwing hard questions, because
if a query or a number of queries have been raised regarding the functioning of steering committee, I think I should be able to answer those questions, because if I don't answer them now, then who's going to answer? That's true. Because coming back, yeah, so going straight to the question then, सिर्फ ये आपसे पूछना चाहेंगे कि how you were involved in this steering committee? Steering committee, actually, when the previous Chief Justice, Saqib Nasari, took upon himself to take a suo motu notice of functioning of UCH. He is a cathedralite, and I think being from missionary school probably prompted him to look into this matter. So he visited UCH probably somewhere in October 2018, and he had a meeting with the administration of UCH as well as certain community members. There were some political leaders as well. There he actually asked the community to propose name of some senior army officer who could then be tasked to look into the issues of UCH and come up with remedial measures. So I believe a number of names of Christian Army officers were proposed, and the Supreme Court, in their own wisdom and understanding, they chose me. To begin with, I was actually reluctant when I was told. I was approached by senior clergy members, bishops, and the moderator. I was also, approached by certain MNAs and MPs. And then there were certain friends who actually heard about the fact that my name might be there in the steering committee. I was actually not sure if I was going to be chair or was I going to be a member of the steering committee. But since I've always stayed away from the clergy politics of the church or churches, where there's UCH, it's not one church. There are a number of denominations involved. Yeah, that's right. Yeah. So I, for the very fact that I actually didn't want my reputation tarnished. So let's be very frank about that. And I've stayed away. I have helped clergy out in a number of ways whenever I've been asked to, but I have never been directly involved in this kind of an activity. But then through continued pressure, should I say, and emotional blackmailing of all these people that I've talked about, finally I had to agree that I accept this nomination, whatever it is. Because by then it was not clear, as I said earlier, whether I was going to be a member of the steering committee or I'll be the chair. So selected as a chairman of the steering committee. So what was the situation or condition of the UCH at that time? यार ये बहुत लंबी कहानी है, but I'll very briefly tell you what happened. Since you are already working for Christian, looking after the issues of Christian community in Pakistan, I'm sure you're already well aware, but let me very quickly give you a kind of a small brief. I prepared a brief for the steering committee also. The first time we met, I gave them a rundown कि UCH क्या था. वो तो आपको पता होगा कि UCH बना कैसे था. UCH was formed in the backdrop of independence of Pakistan. Yeah. So lots of refugees are coming in, kate, phate, injured, burnt. By then, there were only two major hospitals in Lahore. One was Mayo, the other was Gagaram. They were Gynae related. Gulab Ki Devi, Janki Devi, and there's another one. I'm forgetting his name. Lady Wellington, I believe. लेकिन ज़्यादातर लोग जो आ रहे थे, ख़वातीन भी ज़ख्मी थीं, brutally burned, mauled, beaten up. So UCH ने अपने one of the boys' hostels, they opened, FC College in one of their hostels opened UCH to look at those patients.
और इवेंचुअली उन्होंने एक की बजाय 2 हॉस्टल्स पे खाली करवा के और उनको इनिशियली यूसीएच में टर्न कर दिया. देन इन 63 आई बिलीव द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड एंड 63 में यूसीएच was shifted from FC College to the present location in Liberty. 68 this was the first hospital in Pakistan which carried out an open heart surgery, the first one. And जैसे मैंने पहले कहा था कि we are all well aware. Yet वो we've already talked about बना कैसे और shift कब हुआ और कब पहला heart का operation पूरे पाकिस्तान में और valve वगैरह change हुए. Comes 77, 78 and General Zia has a problem with Christian missionaries. So he passed a law. He made a policy wherein all foreigners were supposed to leave Pakistan, especially the ones linked with education and health. So Acts first fell on education. I am from St. Anthony's, Lahore, and 83 December में foreigners जो हमारे fathers थे, they were from New Zealand, if my memory serves me right. Father Donnelly and his team, they left. Hospitals पे खसूसी करम किया जा साहब ने कि वो 90 तक उनको अलाउ कर दिया foreigners को चलाने की. Now 1990 में जब foreign doctors, best of the doctors in Lahore, foreign nurses, again the best nurses, the best paramedics that they had, they were all sent back rolling. Unfortunately, the capacity to run a hospital was never built. Since this is a United Christian Hospital, you have people from Church of Pakistan, you have people from the Presbyterian Church, you have people from NCCP and Scripture Union and PRBA. So there are lots of members on the board. Yeah. Let me be frank in saying कि शायद capacity नहीं थी इन सब की मिलके run करने की. शायद अगर किसी एक denomination के पास होता, it would have been possible for them to run the hospital smoothly. But therein came this political, religious struggle between the clergy members, and everybody wanted कि हमारे तो अपने number टांग लें. Now that said, 2000 तक फिर भी hospital ठीक ही चलता रहा. लेकिन for the last 20 years, it has been such a terrible place to be. I was there and I was ashamed to see the hospital in the shape that it is now. There are holes in the roof, there are holes in walls, big holes. Somebody can actually fall through. There are holes in, on the floor. Unfortunately, Christian community has not been able to take care of the church thus far. Basically, as I said earlier, the issue is actually main issue is internal wrangling of various churches and the church bodies involved. That's absolutely fine, Anji. I know we all right now know that जो भी इस वक्त हालत है UCH की right now is not in a very good place. जो आपकी steering committee थी, I'm just coming back to your steering committee. Obviously you were nominated as the chairman of the steering committee. तो आपके साथ आपके members कौन थे? Who were the part of the steering committee? There were 4 members besides me. Dr. Sara Sabdar, she is from Christian community. Then there was Tariq Sehgal, he is a known entrepreneur in Lahore. Sehgal family, unme se one of the Sehgals. Then we had Amjad Saqib, Dr. Amjad Saqib, who happens to be the CEO and owner of Bakhoor Bank. It's a microfinance bank. We also had Mr. Shahzad Hussain from Fiducians. So probably what Supreme Court had in mind was a thorough checkup of the system, and then of course remedial measures that we were supposed to take to put the system right. Because rather than gade murde ukhadna, because I told Justice Saqib Nisar and Justice Ijaz Wilson when I saw them personally, that I'm not interested in going back and what went wrong. Not in what went wrong, yes, what went wrong, but
who are all involved, because it's not my place to get into the politics of the thing. What we'll do is that we'll identify what things are wrong. We will give remedial measures and we'll put in, we'll tell you कि resources कितने चाहिए और time कितना चाहिए. Because I didn't want to be involved in any kind of, politics or फिर फलाने ने ये कर दिया और फलाने ने वो किया, because this is what we've been doing all our history. Unfortunately, my community, unfortunately, is, to tell you the truth, quite regressive. ना ये कोई काम करते हैं, ना ये कोई काम होने देते हैं. Because there have 22 proposals before the steering committee was made, where sums as large as $40 million were ready to be rolled into the hospital, but unfortunately, the board just couldn't agree, because वो वहाँ पे बातें करने वाले बहुत बिकने नहीं देंगे, फलाना नहीं करने देंगे, फलाना नहीं करने देंगे. वो आज भी यही बातें हो रही हैं. आज बिकने वाला तो there is no question ना, because as per the latest laws, and I'm sure वो आपने अपने program में last time discuss भी कर लिए थे, as per the communal laws, you cannot sell or rent or put on lease or pledge any property which belongs to the church, or for that matter a gurdwara. सिखों की भी कोई property ना या हिंदुओं की बिक नहीं सकती. Unfortunately, we people are fine, मगर हमने बहुत सी past में भी और recent history में भी अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज हमारे हाथों से चली गई. बट वो अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग इतने तगड़े हैं कि इतने रूल्स और लॉज होने के बावजूद दे फाइंड loopholes, and loopholes are not in the law, because law is very clear. What they do is वो जनरली किसी पार्टी से पैसे पकड़ लिए, पार्टी तगड़ी होती है, जो पैसे देते हैं उसके बाद वो कब्जा ले लेते हैं. And even if the court says क्रिश्चियन में इतनी फसली नहीं है कि वो कब्जे छुड़वा सके. I totally agree with you. I think there is also a lack of sincerity in some of our community members. कि वो जान किस तरह के उन्होंने लूप होल्स वहाँ पे रख लेते हैं कि उसका वो फायदा उठा ले. नहीं, लूप होल्स नहीं है, लूप होल्स नहीं है. Let me tell you, the law is very clear. नहीं, in the contract, the law is very clear. तो गवर्नमेंट लूप होल नहीं है. हम खुद people from amongst us are the ones responsible for जो आप कह रहे हैं properties कुछ बिक की हैं, वो ऐसी बिकी हैं. 2002 के बाद तो there was no question कि किसी भी तरीके से कोई भी property church related बिक सके. Unfortunately, it's people from amongst us who connive with the mafia outside, land mafia, और फिर वो उनके साथ मिलके for their own penny. That's right. They will, benefit. Put on the bus community billions. That's absolutely. I totally agree with you, sir. Coming back to the steering committee, जब आप obviously you were heading the steering committee, वो steering committee काफी तगड़ी किस्म की steering committee थी कि all big guns were in part of that steering committee. तो उसको हैंडल करना भी और फिर उसका जो आपका जो उस पे जितना भी आपने टाइम स्पेंड किया, what was your progress in relation to? Unfortunately, जो larger community में से लोग थे वो बहुत ज़्यादा interested नहीं थे. Shahzad Hussain, the guy from Ferguson, from the audit firm, he didn't turn up. और उन्होंने अपनी मादत भिजवा दी कि मैं I'd not like to be a member of the Supreme Court. Tariq Sehgal Sahab wanted Jawad Sajid to be the chair, but I told him that that's not possible, because Jawad Sajid was nominated as focal person between the Supreme Court and the steering committee. So he could not be, he could neither be the chair, nor could he be co-opted as a member, because the Supreme Court was very clear in the ruling that he was supposed to be the focal person. Dr. Amjad Saqib को भी 5th meeting में मैं बहुत जबरदस्ती लेके आया, पहले 4 में वो नहीं आया. I talked to him a number of times. Unfortunately, limited
exposure के साथ, मतलब not in terms of their experience, but probably bigotry. That's right. Yeah, I think that's the best way. You know, उनको problem थी in accepting me on the chair, but I made it very clear that this is what the Supreme Court order says, and this is how it will function. So वो कुछ लोग जो आ रहे थे तो मीटिंग में, उसके बाद वो नहीं आए, अंडर साकिब 5th में आए और उसके बाद वो भी नहीं आए. So what was the outcome, sir? जितनी देर भी आप रहे हैं, तो what was the outcome? We did a lot of work, but unfortunately, जो Supreme Court ने time पहला stint lay down किया था, that was 3 months. So we started on 13th of January probably, and we had our first meeting on 19th. और 13th April को उसका time खत्म हो गया. We were able to submit a roadmap as asked by the Supreme Court. Now, after the time of the original time of the steering committee was over, the Supreme Court was supposed to have a hearing on UCH and listen to what we were able to achieve. Although वो हम भिजवा चुके थे सारा कुछ in forms of reports, because we were able to send about 6-7 reports I generated when when the steering committee was intact. Unfortunately, Justice Saqib Nizar was gone. There was a new Chief Justice. Those on the bench were very honorable members, Justice Ijazul Hasan and Justice Ata Umar Bandiyal. But I think with the driving force behind the thing gone, they were probably also not very interested. And I can't blame them, because हर judge के पास कुछ 1.25 lakh case pending for Supreme Court. There were 17 judges on the bench, Supreme Court bench, and there were 19 lakh cases, 1.9 million cases. So अगर वो आप निकालें एक बंदे के जज के पास कितने केसेस हैं, there were over 1,000, 100,000, 10, 120 लाख, 1.25 लाख, इसके दरम्यान में एक जज के पास केसेस है. So since that hearing never took place, I tried my level best. I talked to one of the chief justices, and I tried to persuade him. Plus, our lawyer, Zafar Kalanori, he's a very well-linked guy. He tried his level best, but unfortunately, we couldn't bring them around hearing. And since there was no hearing, the tenure of the steering committee could not be extended, because uski sharti ye thi ki hearing hoegi. We would convince the Supreme Court after the hearing, and then they would, Make future plans. Allow the committee to keep on functioning for another 2 years or 3 years, whatever they would have deemed necessary for putting UCH back on track. Business plan was the final thing that we submitted, and it was a wonderful document. I think. I would just like to ask you, so desire, I'll either share it myself, because I'll be able to locate it, I'm sure. Otherwise, I'll ask somebody to share it. Yeah, we can. Obviously, वो Supreme Court तक वो बात second hearing नहीं हो सकी, उसके ऊपर भी progress नहीं हो सकी. बस briefly अगर आप थोड़ा सा, if you remember main points के, what were your plans कि हम UCH को क्या हम इसको किसी company को दे देंगे, organization को दे देंगे, या we'll ask the church to run this. What was the main plan कि क्या था वैसे आपका उसका? ये जो है ना, the term दे देंगे, दे सकते ही नहीं, कैसे दे देंगे? Whatever was the plan, business plan जो Supreme Court के पास गया था, उसके बाद तो नहीं कर. During that, what we did was that we hired a consultant to write the package of services, and there's another thing. Who was the consultant? RFPs, requests for proposals, and the package of services. So package of services, we would have told the investors coming in, जितने भी आते हैं, फिर उसके बाद shortlisting तो हमने करनी थी, to
present their proposals in line with the POS and the RFQs. Package of choices में we could have told them कि आपने गायनी करना, फलाना करना, फलाना करना, फलाना करना, फलाना करना, ये 4-5-6 डिपार्टमेंट्स आप चलाएंगे मिनिमम, और bare minimum ये लेवल होगा जिस पे आपको इसको चलाएंगे. So probably maybe at the level of doctor's hospital. ठीक है? And then based on the PS, RFQs would have been generated. और RFQs और इन दोनों को मिला के फिर आप उसको टेंडर करते ओपन, और then we would have shortlisted a few out of the companies who would have companies, organizations, individuals, they have the capacity. ठीक है? लेकिन वो handing over, they then that was never on the card. So who was your consultant? आपने किसको hire किया था as a consultant? We hired hiring के लिए हमने एक ad दिया था. As you know, I know if you don't know it or not, but Supreme Court ने सारी powers दी थी हमें, financial power को नहीं दी थी, unfortunately. So वो जो ad दी थी अखबारों में, वो मैंने personally I paid it from my own pocket. Okay. और हमने ऐड दिया, 30 बंदों ने अप्लाई किया, उनमें से शॉर्टलिस्टिंग हुई. इवेंचुअली 3 बंदों को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद, जिनके प्रपोजल्स वगैरह दे वर क्लोजर टू आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, जिनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस वर क्लोजर टू व्हाट वी हैड डिसाइडेड इन द स्टैंडिंग कमेटी, वो 3 लोग हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया. उनका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू करने के बाद हमने एक बंदे को उस पोजीशन के लिए हायर कर लिया. He's a known guy here in Pakistan. He's been working with SIDA, he's been working with DFED, he's been working with a lot of people. He is a health professional, known health professional here in the country. But unfortunately, उसके लिए हमें को चाहिए थे 22 से 25 लाख रुपया. क्या नाम क्या था उनका? Siddiq, I think. Siddiq. Mohammed Siddiq or Siddiq. Okay. There was, I think किसी क्रिश्चियन बंदे ने तो अप्लाई ही नहीं किया था, जो मुझे याद पड़ता है. या अगर किसी ने किया था तो उनकी प्रोफाइल बहुत 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 वीक थी. So अगर मैंने और साइमन ने और जिस तरह के लोगों ने बैठ के वो टीआर दोबारा खुद लिखने और पीओएस खुद लिखने हैं, तो फिर किसी को हायर करने का फायदा नहीं था. So we went for the best guy जिन्होंने अप्लाई किया था. उन लोगों में से out of those 30, the best one was chosen. Now look at the irony that बंदा हमने चूज कर लिया और उसके बाद we couldn't go ahead because ना पैकेज ऑफ सर्विस लिखा गया ना आरएफपी लिखा गया, क्योंकि उसको आईरिस की काम करने के लिए आया था. और हायर करने के बाद टाइम ही खत्म हो गया हमारा स्टेयरिंग कमेटी का. So we were in no position to enforce any other thing. There was a suggestion from some members from the committee that we could keep on working, but I said I have no legal nor moral grounds to continue working, so we will not do that. If the Supreme Court is no more interested, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट है यूसीएच को रिवाइव करने में, लेकिन we don't have any legal authority to do that. So unfortunately हमारा जो आपका प्रपोजल था, जो आपका सारा रोड मैप था, वो आगे तक नहीं जा सका. वो नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में तो चला गया, बट द पॉइंट इज कि उसके बाद हेयरिंग होती, वो वहां से अप्रूव, क्योंकि आप जब हायर करते हैं ना बंदे, यहाँ लोगों को कोऑप्ट करके कमेटी पे लेके आते हैं, तो इसलिए लेके आते हैं कि यू गेट द बेस्ट गाइज ऑन द कमेटी. Co-opted members was I'm sure you might have been a member of a steering committee, or maybe you've chaired someday. कभी किया आपने, तो steering committee के जो chairman is a very powerful person. Yeah. And even the members, you know, they can propose co-opted members. So we co-opted, I don't know, good 6-7 members from the community. There was only one co-opted member who was a non-Christian. That was our lawyer. वो इसलिए कि Zafar Kalanwari is an outstanding lawyer that we had. मैम सारा सफदर ने प्रपोज किया था उनको,
बाकी सारे मैंने प्रपोज नॉमिनेट किए थे. I shared the CVs with the steering committee. तो पहली मीटिंग थी, उसमें basically agenda was getting the board steering committee up and running. So it could have been only completed with bringing in of professional co-opted members, and that's what we precisely did. We had a global health specialist, we had top finance guy in the community, we had a lawyer, we had Bishop Manu Romal Shah from the Christian community as a representative on the steering committee. We had one sitting minister, Ijaz Alam Augustine. He is Minister of Human Rights, I believe. He was on the committee. And the steering committee in the first meeting decided that, UCH must not feel that they have been left out. So a proposal was given by the Health Secretary that we ask UCH to propose names of 2 to 3 members of their own board, so that they don't feel that they have been totally neglected. Because अगर आपने वो पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की जो judgment थी, it was very, very powerful judgment. They had actually asked me as chairman, specifically addressing me in the judgment, to go and take over the place physically, take over the finances, take over the operation and running of the hospital. But that could not have been done lest we actually had something in hand. All of us were working pro bono. So every time I went to Lahore and every time Dr. Sara Sabda came from Peshawar, I ended up spending about 35,000 rupees from my pocket every single time. Driving to Lahore, coming back, staying there a night or two, depending on meeting kab khatam hoti hai. And of course, you've got to eat also, na khana pina bhi hota hai aapne. So wherever you're putting up, so that's what everybody who was not from Lahore was spending while being a part of the steering committee. So I actually asked the steering, हाँ जी, मैंने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को जो फाइनल जब भेजा था बिजनेस प्लान, तो उसमें उनको मैंने ये भी लिख के भेजा था कि आपने यू एक्चुअली एम्पावर्ड अस legally, but you're not empowered the committee financially. And I told them that we've been spending money, a lot of money from our pockets without specifying the amount of money. But if they want us to continue, then there has to be some recompense. I mean, Dr. Sara यहाँ से आ रही हैं पेशावर से, मैं इस्लामाबाद से जा रहा हूँ. मैंने थी सुनीला रूथ, वो generally she would be here in Islamabad. She would travel for the meetings. Augustine अगर लाहौर में नहीं कहीं बाहर से आ रहा है, तो obviously the other committees that Supreme Court has made actually has been financially empowered also. I really don't understand the logic of Supreme Court why this specific committee was not empowered. We were using the conference room of the Health Secretary. We were using their stationery. We were using their equipment for all the minutes and the reports, etc., etc., etc. Which probably मेरा ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ सेक्रेटरी को डाला इसलिए था, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी को. बट द पॉइंट इज कि कमेटीज इतना फंक्शन नहीं करती. I don't mind spending a couple of $100,000 out of my own pocket for the community. So did the others. But the point is कि कब तक? I mean, I wrote to the Supreme Court that there's something wrong with the steering committee because अगर chairman को अपनी जेब से देनी पड़ रही है. नहीं, that's totally understandable. Coming back to the point के उसका जो आपका जो business plan था, उसका proposal क्या था उसका? यार उसमें basically तो सबसे पहले जो है ना, we have to understand कि उसमें जो ownership है UCH की, वो जगह establish की गई. ठीक है? That UCH is the owner of the place. That's right. Yeah. Then we told them that there will be no representation of anybody on the board. Board अपना काम करे और जो भी कोई investor आएगा. Actually,
what we're doing is we're trying to jump the gun. Business plan basically was a roadmap to bring the hospital up and running in about 2 years' time. उसमें investors आने थे, but investors आने थे, as I said earlier, in line of one, the business plan. Business plan में the overriding factor was है किसका? Control किस तरह करेंगे उसको? मिलके with the investor. ठीक है? Payback के instruments क्या होंगे? But they were generic. वो तो negotiations जब होती हैं, जब आपके पास proposal आते हैं और आपको 2-4 short list करते हैं, then you talk to the guys. इससे तरह चलेगा भैया, ये हॉस्पिटल है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हम रेंट नहीं कर रहे हैं, इसको हम प्लेज नहीं कर रहे हैं, इसको हम लीज नहीं कर रहे हैं. These things were all put in the business plan. तो मगर आप इन्वेस्टर्स को प्रपोज क्या कर रहे हो? Just let me complete. उसके बाद जो अगली बात most important थी वो ये थी कि ये this was being done on the behest of the Supreme Court, because Supreme Court had laid it out very clearly that this has to be a sustainable hospital. और उसमें उन्होंने कहा था इसकी commercial viability होनी चाहिए. ठीक है? So commercial viability तभी होती है जब आपके पास investor आते हैं. अगर आप donation पे चल रहे हैं, तो donation तो unfortunately मुझे तो लगता है देने को तैयार भी नहीं है. I wrote to almost every other Western embassy. I wrote to their ambassadors. I told them this is उनके साथ मैंने order लगाया Supreme Court का. I told them this is a steering committee. I am the chairman. I was tasked, so was the rest of the steering committee, to raise funds for UCH. जितने भी members थे, including the cooperative members, I actually asked them on in line with the with the judgment of the Supreme Court that we are all responsible for bringing in funds. Funds की दो ही किस्में हो सकती हैं, या आप मंगवा सकते हैं donations, या आप investment लेके आते हैं. अभी donations वाला तो हमारा experiment काफी बुरा ही था, because none of the embassies, the American, the US, European Union, Germans, although I had a meeting with the German council as well, the British, Switzerland. ऐड मैं करना चाहूँगा, आपने सही एम्बेसीज की बात की है, क्योंकि हमें ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है. मैसेज आपके पास कुछ है, वो मैसेज आया हो, काफी वायरल वो मैसेज हुआ है कि जर्मन एम्बेसी ने आपको 2.2 मिलियन आई थिंक यूरो आपको नहीं जर्मन एम्बेसी ने हमें 2.2 मिलियन यूरो नहीं दिए. हमने जर्मन एम्बेसी को लिखा था, and that was kind of indirect. There's a guy named Andrew Safraz. Andrew Safraz is basically a rickshaw driver, but somehow he's very well linked. He's a rickshaw driver. He is a rickshaw driver. Okay. He reached out to me, और वो मिलता है यूरोपियन यूनियन में एम्बेसडर्स को, जर्मन एम्बेसडर को, and a number of other embassies. Somehow he is known to them, और according to his own claims, जो UCH की दीवार बनी है और जो UCH में एक ट्यूबवेल नया लगा है, वो उसने लगवाया है. अच्छा. उसमें वो plausible इसलिए भी है because I've seen this guy in ISPR with DG ISPR, and he told me कि DG ISPR जो है उसने वो दीवार बनाई है जो 4 दीवारी है UCH की. So Safraz Alexander actually reached out to Dr. Simon कि मैंने जाना है जर्मन एम्बेसी में. Who's Safraz Alexander? Safraz Alexander. Safraz Alexander, I think यही उसका नाम है. नहीं, Andrew Safraz. Andrew Safraz क्या Safraz Alexander? Oh yeah, probably Andrew, maybe Andrew Safraz. Okay. So he talked to Simon कि मैंने जाना है, उससे पहले मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे email लिख दें. Simon called me. I said, what you do is that you, since Simon was not, he could have written to them, but we thought it's a good opportunity. Agar wo, he's known to the ambassador, and he was, because I saw a number of photographs of him with a number of ambassadors, not ambassadorial staff, but ambassadors. Okay. And he said that I would like to work with you. So I said, why not use this resource?
साइमन को मैंने कहा कि वो अगर he has reached out to you, उसने कहा कि आपको वो एक ईमेल बना दे। तो साइमन ने उसके लिए एक ईमेल बनाई थी और उसमें there were certain requests made. One of them was कि वो 100,000 euros set aside करें, 1,000 euros या $100,000, so that we can hire somebody for writing of the package of services and the RFQs. Because अगर आप international लोग hire करते हैं तो फिर इतने ही पैसे आते हैं। लोकल में relatively कम, I mean जो बंदा हमने hire किया था, it was asking for a lot of money, but we actually told him that this is a church thingy and we don't have that kind of money. So the maximum, the best we could do was between 2.2 to 2.5 million. उससे ज़्यादा हम उसको pay नहीं कर सकते। Kind of him, he said it's a matter of working with the church and I will not, charge my full fee. Otherwise, he was also asking for a lot of money. And then Andrew Safraz. वो email, हाँ, वो जो Andrew Safraz ही मेरा नाम, हाँ, Alexander Safraz नहीं, Andrew Safraz, हाँ, वो Andrew Safraz को साइमन ने एक email भेजी जो उसने पता नहीं भेजी है जर्मन एम्बेसी को भी नहीं, because ना मेरी किसी ईमेल का जवाब आया। I was copied that email जो साइमन ने एंड्रू को भेजी आगे भेजने के लिए, ठीक है। तो as far as that money is concerned, that was asked because we were looking for resources, and as I said it earlier, that although I was reaching out to everybody myself as the chair of the steering committee, but I had asked, requested all the members कि वो अगर कोई डोनेशन या कोई इन्वेस्टर ला सकते हैं तो लेट्स टेबल इट। जिसको कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई रिप्लाई नहीं आया आपके पास। Unfortunately, nobody, none of the so-called Christian Western embassies, got in touch with us. And I did this quite early. It was in Feb, and maybe शायद कुछ मैंने जनवरी में भेजी हुई emails और मुझे exactly याद है because I think it was on the 19th of Feb, I think. In 19th of Feb को तो वो है जो which Andrew wanted कि साइमन उसको लिख के भेजो, उसने कहा मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, आप एक email मेरे लिए लिख दें कि हम चाहते क्या हैं। So Simon discussed it with me, and we said, okay, let's if this guy can persuade the German. Request होगी कि अगर तो if you have that email, अगर वो आप forward कर दें, if you can forward that to me. I think I'll be able to find it out. और वो फिर मैं भेज दूंगा या आपको पहुंच जाएंगे. You will get a copy of that email. Yeah, please. दूसरा यहाँ से मैं यही पूछना चाहूँगा कि how come Mr. Simon Azraya was the part of this steering committee? How come? Okay. पाकिस्तान में कितने global health specialists हैं? Do you know जो इस वक्त काम कर रहे हैं? There must be very few. Okay. Very few. और पाकिस्तान में लीगल एडवाइजर्स कितने होंगे जो क्रिश्चियन अच्छे हैं? लीगल एडवाइजर तो हर बंदा ही लीगल एडवाइजर है हमारा। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हो। I know, I'm just saying lighter note. इसकी अपनी कंपनी हो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस लड़ता हो, ठीक है। कितने फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं? बहुत कम होंगे। लिमिटेड है। So Christian community में there are limited choices in Pakistan. Very limited, बिल्कुल. I totally agree. Simon stands out as one of the best global health specialists that we have. I totally agree. ठीक है। सिकंदर ज़ुबीनो जो फाइनेंस का मेंबर बनाया था, he is a grade 21 officer, currently serving in the Ministry of Anti-Narcotics, ANF. ठीक है। Zafar Karanori was our legal expert. कम्युनिटी में से आपकी MNA और MPA और चर्च में से बिशप मन्नू रोमाल शाह। I mean, इससे जैसे वो अमेरिका की एक ड्रीम टीम नहीं बनती बास्केटबॉल की, this was kind of a dream team because we actually worked very hard because I have never been after any appointment. This was thrusted upon me. I've been offered membership on a lot of boards. I have flatly refused. As I said earlier, I am not the kind of guy who wants to be represented
on a number of fora because कुछ लोगों को ये लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है and it exudes power when you're sitting on 10 boards. FC के बोर्ड पे बैठा हूँ, कनेडियन कॉलेज के बोर्ड पे बैठा हूँ, पुराने पे बोर्ड पे बैठा हूँ, इधर सेंट जॉन्स हॉस्पिस है उसके बोर्ड पे बैठा हूँ. By the way, I was asked to come and join FC, but I flatly refused because I was absolutely not interested in getting into any kind of association with church-related matters because what politics play होती है. Unfortunately, there's a lot of politics in our church right now. I totally agree, which is very unfortunate. So that's it as far as. Simon भाई को आपने फिर अपने साथ as a what role? Simon was our global health specialist. Health specialist, okay. Okay. And as I said earlier, there was a lawyer, there was a finance guy, there was a sitting MPA, Ijaz Alam Augustine is a minister also. मैंने नाम पहले भी लिया. वो basically इसलिए रखा था कि जो काम हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे हैं वो हम उनसे करवा लें. Shanila Roots was nominated by the board from usage board. If you recall, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि steering committee thought कि वो अपने आप को irrelevant ना समझे. And this is what I told Justice Saqib Nisar and the other justice also, that the Christian community is kind of frightened. They fear that this could be a ploy to nationalize UCH. That's right, yeah. So I was thank you for clearing all these things. आज जो आपको बुलाने का मकसद भी मेरा यही था कि आपने खुद ही वो चीज को टच कर दिया. Otherwise, my next question would have been the same कि वो जो German ambassadors के साथ जो embassy को जो आपने लेटर लिखा है, क्योंकि according to some of the people वो पैसे आपको मिले हैं. They asking भाई साइमन अज़राया कि वो बताएं पैसे किधर गए हैं, किधर खाए हैं उन्होंने. We opened an account on the order of the Supreme Court of Pakistan. So any money, if at all, which would have come in, would have gone to that account. मेरे account में नहीं आना था. UCH के नाम से, in fact, a name was proposed by the Supreme Court of Pakistan, and we opened an account. And I'm really very sorry to say कि बहुत सारे लोगों ने बड़े-बड़े pledges किए हैं. If you want me to take the name, तो मैं नाम भी ले लूँगा, क्योंकि मुझे कोई I'm not afraid of people. And there was a guy who's pledged 10 million, 1 crore रुपया अस्पताल को दूंगा मैं. नाम बताएंगे? You want the name? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि ताकि क्लियर बात हो. हाँ जी. So Dr. Peter J. David pledged 10 million rupees. हाँ जी, I do remember. And he reneged later on. उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं दूंगा. Similarly, one of your bishops in the clergy was ordered by the Supreme Court to put in 1 million rupees, not a single penny. There were many others जिन्होंने pledge किए थे. Bishop, sorry, who was the bishop? यार नाम ही तो जरूर चाहता है. आजाद मार्शल. Okay, Azad Marshal. Okay. Yeah. So, but unfortunately, pledge बहुत सारों ने किया है. बातें बहुत लोग करते हैं. Nobody gave a single penny. Nobody gave a single penny. I'm telling you that we were running the steering committee out of our own pockets, and I have no regrets. But it would have been better अगर वो हम जो काम हमने किया था वो किसी नहज पे पहुंचता. I would have been very happy had we either been able to raise some donation, or had we been able to bring in investors. And there were many. I got calls from United States. I got calls from people in Australia. I was contacted by somebody here in UK. And a number of people. I just made them one thing clear. I said, first of all, there is nothing under the table. Yeah. One. Second, I said, I am only the chairman of the steering committee. If there is a proposal, I will table it before
the steering committee. Yeah. We'll discuss it, merits and demerits of the proposal. और जितने इकट्ठे होंगे उनमें से फिर हम in order of priority कुछ को रिजेक्ट कर देंगे और 1 2 3 करके कि ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, दूसरी है, तीसरी है, वो हम सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करेगा. दिस इज व्हाट आई टोल्ड ऑल दीस गाइस. क्या इनफ. लेकिन यू नो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि proposal actually has to be based on something, and that something is supposed to be a concept which you could name as the business plan. 1, 2 package of services and RFPs. और वो UCH ने खुद लिखवाने थे अपनी मर्जी से. Although we were told that the board will do nothing in those days that the chair was there. I told the chairman, because I had already told Justice Sar and the other justice that fair community का ये है, इसलिए I am not going to go and do what has been written in the judgment कि जाके मैं take over कर लूँ. Even if I did, I won't have resources and the manpower. आपको हॉस्पिटल चलाने के लिए एक टॉप क्लास एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, आपको एक टॉप क्लास COO चाहिए, आपको एक टॉप क्लास चीफ फाइनेंस ऑफिसर चाहिए. You need to draw a body जिसकी blessing हो बोर्ड की. That body is supposed to run the hospital, not the board directly. अभी तो executive committee के 2 3 4 लोग होते हैं, लेकिन the best way would be to have a statutory body. उसको बनाएं, उसको responsible करें, वो responsible होगी बोर्ड को day to day रनिंग, किसको रखना है, किसको निकालना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, वो कैसे चलेंगे, उनकी डिटेल्स, वो फिर एक बड़ा लंबा चौड़ा पैकेज बनता है. वो प्रपोजल आने तब भी थे जब पैकेज ऑफ सर्विसेज और RFPs लिखे गए होते. और तीसरी चीज उसके साथ मिला लें आप, बिजनेस प्लान. ठीक है, जिसमें हर दूसरे पैरा में लिखा था कि जो ओनर है वो इसका UCH है, इन वन वे और दी अदर. ठीक है. सो अनफॉर्चुनेटली दैट जस्ट कुडंट गो अहेड. एज फार एज वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया. वो जो भाईजान है, क्या नाम है उनका, क्या व्हाट वाज द नेम, एंड्रू सरफराज. नहीं, जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है वो एल्विन समथिंग, एल्विन नैयर, I think हाँ जी वही. अब I really don't know what was Elvin Nair doing in Supreme Court, because he says he was in Supreme Court. He doesn't know what a steering committee is. He doesn't know how it functions. What are the powers of the steering committee? The steering committee has the power. I, as the chairman, alone have the power to co-opt members. What to talk of the rest of the steering committee? Yeah. नहीं, that's absolutely fine. पर co-opt करना, अगर आप member co-opt ही नहीं करेंगे, तो फिर आप हायर करेंगे. ये जो मेंबर्स जितने सारे थे, ये तो प्रो बोनो काम कर रहे थे. हायर करने के लिए रिसोर्स कहाँ से आएगा? आपको पता है ग्लोबल हेल्थ स्पेशलिस्ट अगर मैं हायर करूं फॉर मंथ, तो उनकी पर डे क्या है सैलरी? It must be. You will be amazed. It is between $1,000 to $2,000 a day. Wow. Yeah. तो अगर 3 मिनिस्टरिंग कमेटी काम करती है तो जरा मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा. I know. Yeah. ठीक है. सो इसलिए भी वी कुड नॉट रश एंड और पैरालाइज कर दें. और फिर वो जो फियर था कम्युनिटी का, वो भी रियलाइज हो जाता कि भैया तो पता नहीं क्या कर रहे हैं. सही बात. So the board remained intact, although I categorically told them that Yusuf Sabir, you will take no decisions without involving me and the steering committee. मेरे इन्वॉल्व होने का मतलब है कि मैं टेबल मेरे पास ईमेल आई डॉक्टर ये विक्टर दराज साहब की कि शौकत खानम is backing out of the agreement because they say कि सुप्रीम कोर्ट में पड़ गई है और we can't afford to waste another 6 months, so we going. मैंने वो शेयर कर दी with all the members of the standing committee before we went into the second meeting, and the second meeting was held there, and we trashed every single clause of the Shaukat Khanum agreement.
I think if you're interested, a copy can be sent to you. Yes, Either directly or indirectly. वो basically तो baby था Dr. Simon का because he was involved with Shaukat Khanum personally. लेकिन जब Supreme Court आई तो they were fearing कि ये शायद आगे नहीं जा सकेगा. So having listened to the agreement and having gone through it clause by clause, line by line, when we saw that it was a good instrument, it was a good legal instrument. It was an instrument which provided UCH with a steady, smooth flow of money every single month. और 5 साल के बाद there is a clause कि अगर आप राजी नहीं हैं शौकत खानम के साथ, because in 5th year I think 5 से 6 करोड़ साल का वो देंगे UCH को eventually based on a scientific calculation, not based on hearsay, based on extrapolations of health specialists by both sides. Shaukat Khanum and UCH और board में as technical advisor Dr. Simon Azraya. So that वो जो agreement है उसके बारे में बहुत misinformation फैलाई जा रही है. Somebody stood up in the Punjab Assembly and he said कि वो जगह दे दी है शौकत खानम को. हाँ जी बिल्कुल ये बात हुई थी in our last discussion. हाँ ये Tahir Khalil Sandhu, I don't know who he is, but it's a shameful thing to say. मेरा ख्याल ऐसे बंदे को शर्म आनी चाहिए इस बात करते हुए कि वो बेच दिया है शौकत खानम को. आपने ना एग्रीमेंट पढ़ा ना देखा है, और ऑफ कोर्स जब हम ना आपने पढ़ा ना आपने देखा है, so how could have you understood कि उसमें क्या लिखा हुआ है? ना आपने कोई लीगल एडवाइस उस पे ली है, and he has the gall to stand up in Punjab Assembly, and I'm actually मुझे हैरत इसलिए हुई कि शायद उसका कोई जवाब भी आया हो, लेकिन वो जवाब कम से कम एयर नहीं हुआ, वायरल नहीं हुआ. शायद ऑगस्टीन ने कोई जवाब दिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन झूठ बोलने में जितने माहिर हम हैं, an asshole calm, including everybody. It's a shame. We lay allegations, मुंह फाड़ के जिसको जो मर्जी कहते हैं वो. Basic reason I was not willing to be on this committee. Supreme Court की जजमेंट के हवाले से एक और क्वेश्चन मेरे आ रहा है कि उन्होंने आई थिंक ये भी कहा था कि UCH का एक ऑडिट हो, और उस ऑडिट के ऊपर हाँ ऑडिट के लिए हमने काम स्टार्ट करते था, लेकिन जब बात ये है कि जब कमेटी नहीं रही तो ऑडिट किसने कराना. Okay. देखो, in 3 months time you can do so much. We came together 6 times and we generated 6 or 7 reports which was sent directly to the Supreme Court. अब अगर Supreme Court आपका mandate extend नहीं करती है, so we can't be blamed. But I feel sorry. I feel sorry because people still identify me with the standing committee as the chair. But वो जो उसके साथ है ना element of despair कि हुआ कुछ नहीं, वो सच्चा कैसे था? I know. I feel sorry for you and for your steering committee as well, because you guys really worked very hard within those few months, but all your efforts been wasted. कि उस पे कुछ आगे progress नहीं हो सकी, उस पे कोई hearing नहीं हो सकी. So I have no doubt at all on your sincerity. ये जो आपने UCH के लिए जितना भी अपने अभी तक steering committee के अंदर काम किया, but it's really very unfortunate कि वो I don't know for what reason Supreme Court उसको आगे नहीं लेके चल सकी. मैं आपको कह रहा हूँ कि I can actually understand. वो जजेस के पास अगर एक जज के पास 1.25 लाख केस है और 2 जजेस उसमें बैठे हुए हैं on the implementation bench, so मिला के उनके 2.5 लाख तो केसेस हैं जो उन्होंने निपटाने हैं. So you can actually understand the kind of pressure they are under. And as I said earlier, also with the Chief Justice, जिसका ये brainchild था, जिसका baby था, with him gone, so probably balloon में से हवा ऐसा निकल जाती है. That's true. But coming back to that thing,
कि ऑब्वियसली अभी वो तो स्टीयरिंग कमेटी हमारी नहीं रही, मगर जो हमारी इस वक्त मौजूदा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो वहाँ पे इस वक्त मौजूदा हमारे जो चेयरमैन है मिस्टर एंथनी लेम्यूल साहब, ही इज हेडिंग द committee right now, and brother Simon, he is still a part of that committee. He's he's a technical advisor. Committee नहीं है. Anthony is chairman of the board of directors or the board of governors. Board of directors. Board of directors. Not the board of governors, because board of governors में governor भी आया था. board of directors. Law companies का एक law है जिसके तहत वो registered हैं as a company. और उसका board of directors के chairman is Anthony. Simon is still a technical advisor only. Yeah. So if they have a proposal, then उन्होंने अपना homework कर लिया हुआ कि वो कैसे उस proposal को या number of proposals को benchmarking करेंगे. Yeah. और obviously we had a no, I know. I saw that program वो जो आपका है. वो हमने पूरी इस डिस्कशन की है, एंड उन्होंने अपने सारे जो उनके प्लान्स हैं, जो उनके प्रपोजल्स हैं, उन्होंने सारे डिस्कस किए, एंड जो हमारे कंसर्न थे, कम्युनिटी के कंसर्न थे, वो हमने अपना केस उनके सामने रखा. सो ये जिधर फ्लॉज थे जो उन्होंने माने हैं, और दे सेड दैट दे गोइंग टू मेक अ न्यू ड्राफ्ट. So, Magar, as a chairman, as a former chairman of the steering committee, obviously you have worked hard. You know what's happening in UCH, and you can see what potential UCH have right now. तो आपकी क्या suggestion होगी इसके ऊपर कि should we run it as a charitable institution, or should we go for investors, or what you think? What's the best way forward कि ये इदारा जो है ये हमारे पास भी रहे, इसकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो भी खत्म ना हो, और ये सक्सेसफुली रन भी करें. तो व्हाट यू थिंक? चैरिटी के ऊपर आपने देख लिया पिछले 30 साल से चल रहा है, जब से फॉरेनर्स गए हैं, बिकॉज द मेजर डोनर्स थे फॉरेनर्स थे. सो व्हेन दे लेफ्ट, विद देम लेफ्ट द एंटायर फंडिंग जो एक्सटर्नल सोर्सेस है. churches have not been able to raise the kind of money that is required to run a church, especially on charity. अभी वहाँ पे 10 रुपए की या शायद 20 रुपए की पर्ची अभी भी बनती है. I mean, just imagine in this day and age, UCH की जो पर्ची है वो 10 या 20 रुपए की है. अगर आपने चैरिटी करनी है तो चैरिटी has to be through earned money. Now that my understanding is कि donation जो मेरा experience भी है with various foreign embassies. It's not very promising. I don't think so कि कोई 20, 30, 40, 50, $100 million आपको देने के लिए तैयार है, you know, as a donation. अच्छा, अगर दे भी दें, वैसे तो ये possible नहीं है. Let me assure you that we don't have that kind of financial muscle. मुल्क के अंदर तो possible नहीं है, और डोनर को इतने देने को तैयार नहीं है. डोनर आपको $2 million या €2 million देने को तैयार नहीं है. तो वो आपको 100 मिलियन या 40 मिलियन या 50 मिलियन, बिकॉज इट डिपेंड्स कि इवेंचुअली आपका अग्रीमेंट क्या होता है. वो आपने इसी जनरल हॉस्पिटल को ठीक करना है, एक फेज ये है. एक ये है कि आप इसके साथ एक और बिल्डिंग खड़ी करें. दूसरा, तीसरा ये है कि आप जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी अकोमोडेशन वगैरह को भी अपग्रेड करें, ठीक करें. चौथा ये है कि आप जो आपके मेडिकल कॉलेज है किसी स्टेज पे वो बनाएं. देखो, ये ओपनिंग ऑफ मेडिकल कॉलेज बच्चों वाली बात है. जब तक ये एस्टैब्लिश नहीं होगा और ये अर्न नहीं करेगा तो मेडिकल हॉस्पिटल आप डायरेक्टली कैसे ले आएंगे? आपको पता है मेडिकल हॉस्पिटल का बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि कोई हॉस्पिटल पर्ची वाला हो जिसमें 10, 15, 20 रुपए, 100 रुपए की पर्ची बनती हो, उसके ऊपर आप एंटर हो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ पेशेंट and I am a doctor in say UCH, और आप मुझे 2000 रुपए देखने की फी दे रहे हैं. Would you like to be seen by a trainee doctor, or would you like to go to an expert जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है? आप कह रहे हैं, what will be your choice? So the stage है ना मेडिकल हॉस्पिटल की स्टेज जरा लेट स्टेज है.
ये वो स्टेज है जब आपके पास फाइनेंशियल मसल इतना आ गया है, वन, कि आप चैरिटी कर सकें, बिकॉज जो चैरिटी करेंगे उन्हीं को आपके ट्रेनिंग डॉक्टर्स देख सकते हैं। इफ यू हैव ए हॉस्पिटल अप एंड रनिंग, और देयर इज अनदर वे, द अदर वे इज कि आप अपने इसको मेडिकल कॉलेज को एफिलिएट कर लें किसी और सरकारी अस्पताल के साथ, ताकि उधर आपके बच्चे जाके और थर्ड ईयर ऑनवर्ड उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, और उसके बाद हाउस जॉब वगैरह ये वो वगैरह कर सकें। तो वो एक चौथी स्टेज है जो कि 8-10 साल के बाद आती है। अगर आज हॉस्पिटल से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वी आर टुडे एबल टू जनरेट मनी, या तो डोनर आ गया या आप इन्वेस्टर ले आए, whatever the sources, case be, whatever the case be, अगर आप आज उसको शुरू करते हैं कि आज आपने काम शुरू कर दिया, इसमें 2 से 3 साल लगेंगे उसको वैसे रेनोवेट करते हुए, ठीक करते हुए। ये नहीं होगा कि आप कल बंद करेंगे और परसों खुल जाएगा। मिनिमम 2 साल तो लगेंगे, ठीक है। तो when God willing, it's possible, और potential की बात कर रहे हैं, there is no other hospital in Lahore with the kind of potential in the private sector जितना potential UCH का। UCH was the best hospital in Lahore and to a great extent in Pakistan. I think up till 1990 अभी यही था, because there were very few private hospitals which had come up by then, और वो बहुत छोटे हैं। This is a huge chunk of land. I think 114 canals है कि पता नहीं 117 canals है, और मतलब the place it is, potential is unlimited, लेकिन वो potential unleash करने के लिए भैया मेहनत बहुत चाहिए, sincerity चाहिए। If there is no sincerity of purpose, कभी भी नहीं होगा। अब पिछले 30 सालों में इसलिए नहीं हुआ that there has been no sincerity of purpose. When somebody has wanted to do something for this institution, people have brought their name into disrepute. Obvious गया, वो खा गया, वो फलाना कर गया। I don't want to get into the details, because जब मैं chairman बना था तो I had to dig out के यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। I had to know what was wrong. Without compromising the identity, sorry, Kashan, without compromising the identity जो आप बात कर रहे थे, without compromising the identity, and let me at the cost of repetition say, without renting it out, without pledging it to a bank, without leasing it out, without selling it. ये 4 अगर शरायत आपकी पूरी होंगी, then you will be able to get into a contract with an investor. ठीक है। I do not see donations flowing in to the tune of what we have just talked about. मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डोनर देगा इस तरह का पैसा जब तक के जो रेपुटेशन है UCH की वो in place नहीं होती। You know, as soon as you have the hospital up and running, you can then again look out for donors. लेकिन obviously issue ये होगा कि आपका एक investor के साथ contract हुआ होगा, so we'll have to see, उसके लिए भी कोई bylaws वगैरह बनाने पड़ेंगे, maybe शायद नहीं, I totally understand. There'll have to be mechanisms put in place. Donation आ जाएगी, donation लेकिन तब आती है जब आपका hospital की integrity जो है वो restore होती है, जब आपके board की integrity restore होती है to the previous days, the era जो UCH की glory का era था, जब वो restore हो जाए 2, 4, 5, 6 साल, the hospital is up and running, और पता नहीं इन्होंने क्या formula workout करना है, 60-40 करना है of the revenues या gross करेंगे, जो agreement है वो gross पे किया गया, not on net profit. People even don't know that. नहीं, ये भी वो करते हैं 11% पे, 10% पे. Simon was able to convince them to put in 13% of the gross revenues. नहीं, हमने ये question raise किया था अपनी discussion में, and they said that that's absolutely right, कि it's not clear
कि ये ग्रॉस इनकम पे होगा, प्रॉफिट पे होगा, किस पे इतना होगा, 30 वो तो 70 क्योंकि होगा? आपने देखें, जब आप टेंडर करेंगे और आप उसमें पैकेज ऑफ सर्विसेज, RFPs और बिजनेस प्लान आप लगाएंगे, या जो कॉन्सेप्ट नोट है जो उन्होंने डेवलप किया है, तो अप्लाई वो करेगा जो उससे एग्री करेगा, और उसमें ये सारी चीजें जो है ये मेंशन होंगी। वो जो है ना, क्या मिलेगा परसेंटेज, वो निगोशिएबल है। Yeah, निगोशिएबल है बिकॉज वो आपको निगोशिएट करनी है। that's true. अगर That's आप true. वो नहीं करते तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, थैंक यू No? आपका सारी चीज के लिए। जस्ट एक दो चीजें, बस एक दो फाइनल चीजें आई जस्ट वांट टू आस्क यू फ्यू थिंग, बिकॉज आपने अभी ग्लोरी की बात की, यूसीएच की। आई हैव सीन दैट ग्लोरी व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान। आई वाज बोर्न इन USACH hospital, and all the time whenever we used to go to Liberty Market or we are going to Faisal Town or places like this, we is also always used to feel very proud when we used to see that cross right in the middle of Lahore, the heart of Lahore. तो वो एक जो आपको एक प्राइड मिलती थी, आपको जो एक खुशी मिलती थी ना, and you used to see that people all from all communities, they used to go over there. तो That वो cross is going nowhere. Sorry to interrupt you. That cross is going nowhere. नहीं, we It hope will and we pray never. कि It will कोई never go anywhere. खुदा तो करे इन्वेस्टर आए, डोनर तो आएगा तो वैसे ही कहीं नहीं जा रही, लेकिन इन्वेस्टर भी आएगा तो जो आइडेंटिटी है ना, उसकी क्रिश्चियन आइडेंटिटी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ना वो हो सकता है, ना कोई करेगा। that's very good, that's very good. पीपल हु हैव, वो जो एल्विन जॉनसन, आई डोंट नो व्हाट उनकी क्वालिफिकेशन क्या है जिन्होंने ये डाला आपको, Yeah. उनकी स्टैंडिंग क्या है मुल्क में, क्या है उनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी में, क्या स्टैंडिंग है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है इन द कम्युनिटी। I don't want to talk about what I've brag about what I've done for the community, but one thing I can say with a lot of pride, I've served this country for 33 years. I have an unblemished record of service. इसीलिए सरकार ने मुझे सारा इम्तियाज दिया है। It's not given to every brigadier That's true. in the Pakistan Army. There are few who are given this honor. We respect you. We have no doubt at all I on try your to do whatever sincerity. I can in my humble capacity. जो मेरी कैपेसिटी है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चर्च के लिए छोटा मोटा कोई ना कोई काम करता रहूँ। Final बस मैं actually I want to raise a question कि वो जो एल्विन समथिंग है जिन्होंने ये लिखा है, who is he? What's his credibility? As I said earlier, मतलब उन्होंने आपको लिख दिया, every Tom, Dick and Harry gets up, और वो एक वीडियो वायरल कर देते हैं, वो I know. एक इल्जामात का पलंदा लगाता है, और you can just play with the reputation of anybody and everybody in this land. बस I totally understand. आपसे बस मेरा जो लास्ट एक दो क्वेश्चन है, एक तो सबसे पहले तो यही है कि मौजूदा जो इस वक्त बॉडी वहाँ पे बनी हुई है यूसीएच की, उसको ऑलरेडी आई थिंक चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में बाय द सम ऑफ द पास्टर्स एंड सम ऑफ द बिशप्स, वो उसको उन्होंने चैलेंज किया गया। और उसके ऊपर आपका क्या टेक है, बिकॉज यू आर वेरी वेल कनेक्टेड पर्सन ओवर देयर इन पाकिस्तान, उसका यही कहा था कि सॉरी कंप्लीट। एक तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन होगा कि उसका जो उन्होंने चैलेंज किया गया, उन जो ऑपोजिशन पार्टी है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्या स्टैंडिंग है उधर, एक तो ये। सेकंड जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे वो ये है कि अगर सपोज करें कि हम इसको किसी को यूसीएच किसी इन्वेस्टर को फॉर इफ दे आर लाइक दे व्हाट दे आर प्लानिंग इज फॉर 30 इयर्स, अगर हम दे देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आफ्टर 30 इयर्स हमें ये वापस मिल जाएगा? ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, litigation. I do not really know if somebody has moved to Supreme Court directly. मेरा ख्याल अगर जाएगा तो पहले तो हाई कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसलिए वो चला था बिकॉज इट वाज अ सो मोटो नोटिस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। स्ट्रेट हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में आई डू नॉट थिंक कि हो, पहली बात। दूसरी बात, इफ पीपल हैव मूव टू द कोर्ट, दिस इज व्हाट वी आर गुड एट डूइंग। काम तो करना नहीं हमने, बट वी विल पुल लेग्स ऑफ द अदर्स। आई डोंट नो कौन लोग हैं जिन्होंने चैलेंज किया है बोर्ड को, जिस तरह के हमारे जो प्रेस्बिटेरियन चर्च के मॉडरेटर है और जो भी है, the issue is that we are as a community regressive, and it's a shameful word, but I'm not sharing with
other people. It's within the community. I hope this remains within the community. This does not travel outside. We don't have a vision ourselves. और अगर किसी की है vision, उसको हम काम नहीं करने देंगे. So अगर ये घसीटते रहेंगे लोगों को in the courts, तो ज़ाहिर तौर पे फिर मुश्किल हो जाएगा किसी भी बॉडी के लिए, वो चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या whatever that board भी. वो एंथनी व्यूसन बात कर रहा था कि वो there was this question raised by lawyers of one of the organizations. It's a company or whatever it is. Bidding for UCH. So उसके lawyers ने कुछ questions pose किए हैं जिसमें ये भी है कि अगर कल को ये question हो जाता तो फिर क्या होगा. So I'm sure they will work out some legal method. I'm not a lawyer. I could talk to Zafar Kalanori and get back to you on this if you are so interested. लेकिन अगर कोर्ट में जाएं स्टे ले लें तो फिर तो वो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करना बंद कर देंगे. I don't think that has happened. Yeah, I think it's been challenged by the moderator of the Presbyterian Church, Mujib Abel, और फिर वो जो bishop, I think Azad Marshall. They all like standing against the committee right now. I don't know. They might have their own reasons, but ये जो है ना reasons, personal glory, and the power that comes with occupying the chair of the board or being a member of the board. These people have been on the board of directors of UCH. What did they do then? ये कितने साल रहे हैं? No, that's fair to ask them. Simon Azraya, sorry, Simon Azraya, Bishop Azraya, वो भी तो चेयर रहे हैं ना इसके, वो भी राइवन डायसिस के थे, Bishop of the Raven Diocese, like now Bishop Azad Marshall is. What was he able to contribute? He was not able to contribute because you could never strike a consensus. तो जब आप बोर्ड में लेके जाते हैं कोई चीज और अगर आप consensus achieve नहीं कर सकते तो फिर तो काम नहीं होगा. अगर ये बोर्ड में they can achieve a consensus, or to say the least, whatever the number of the people is on the board, पता नहीं 15-16 I know, अब मुझे याद नहीं इस तरीके से, तो उसमें फिर वोटिंग होती है. अगर consensus ना हो, you can pass a motion with more votes, जो कि तरीका है एक democratic. So if this has happened, it's very that's fine. I wanted to ask you, my final question was कि अगर हम किसी को ये दे देते हैं for 30 years suppose, तो आपको लगता है कि we will be able to get it back? आपके जो पुराने पैलेस थे उनमें से एक का ख्याल था कि ये वापस नहीं आ सकता. अच्छा दे देते हैं ना अगेन. यार प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड. वो कह रहे थे कि डिस्पोज ऑफ कर दिया है, बेच दिया है, या बेच देना है, या बेच देंगे. नथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग. पहली बात तो इसको पल्ले बांध लें. अच्छा दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल 30 साल के बाद their ownership will be of the UCH and the board itself. That will never be in question. ठीक है? But the investor whoever comes in, 4, 6, 8, 10 लोग, 15 लोग, 15 कंपनियां और whatever individuals apply करते हैं, तो पहले तो शॉर्टलिस्ट ही वो होगा जो आपके laid out क्राइटेरियन पे पूरा उतरेगा. और उसमें जगह जगह जो है वो ओनरशिप एस्टैब्लिश होगी यूसीएच की. ठीक है, वो उनमें से कोई बंदा बोर्ड पे नहीं आएगा. सो बोर्ड एज फार एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसर्न्ड, उसकी डिसीजन मेकिंग में इन्वेस्टर का कोई लेना देना नहीं है. देयर हैज टू बी अ बॉडी फॉर्म्ड, उसका आप जो मर्जी नाम दे दें, जिसमें सॉरी डोंट यू थिंक कि जो इन्वेस्टर इतनी बड़ी अमाउंट लेके आएगा उसका कोई डिसीजन मेकिंग में कोई लेना देना ना हो? नहीं, डिसीजन मेकिंग में लेना देना होगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग में बोर्ड की डिसीजन मेकिंग में नहीं होगा, ऑपरेशन रनिंग में होगा. वो जो बॉडी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसको आप आई डोंट नो आजकल क्या नाम ले रहे हैं, बट देयर हैज टू बी अ बॉडी व्हिच इज नॉट
the board of directors, and which is not the investors alone. It's a complement of the both. दोनों में से complement होंगे और वो मिलके और अस्पताल चलाएंगे. The chief operating officer has to be from the community, has to be nominated by the board. वो उसके ऊपर कोई compromise नहीं हो सकता. हाँ, number of years कितने के लिए आप agreement करेंगे, मुआहदा करेंगे. That मुआहदा is not दे देना, that मुआहदा is not बेच देना, that मुआहदा is not disposing of UCH. You know, ये सारा depend इस पे करेगा कि आपका legal instrument कितना strong है. Therefore, I told you earlier that I'll make sure that you get a copy of the legal instrument that UCH had with Shaukat Khanum. It's a very well worked out paper, and if we can, you know, work out a similar instrument, वो पूरा का पूरा वो तो नहीं हो सकता, because कुछ Shaukat Khanum तो नहीं यार. नहीं बिल्कुल Shaukat Khanum खुद भी interested था in coming and contributing. बजाई तौर पे जो इन्वेस्टर आएगा उसने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेनी है. देखें, अगर कोई से hypothetically speaking there is a company which puts in $40 million और उसमें दो काम अपने करने हैं, इसको रेनोवेट करना और मे बी एक और बिल्डिंग खड़ी करनी है, यहाँ आपने अकोमोडेशन ठीक करनी है, यहाँ आपने नर्सिंग स्कूल वगैरह अपग्रेड करना है और किसी और स्टेट पे शायद हॉस्पिटल बनाना है. अगर ये सारा कुछ हो जाएगा तो ये तो चला जाएगा $80, $90, $100 million में, डिपेंडिंग अपॉन you know the rate that is prevalent जब ये स्ट्राइक करते हैं आप एग्रीमेंट. ठीक है, अगर उस एग्रीमेंट में लीगल लकूनास ना हो, जो कि नहीं होंगे, बिकॉज आई एम श्योर UCH will hire a lawyer. जो उनका अपना लॉयर है Alexander, he is a good lawyer. He was also besides Zafar Kalanori, he was also a co-opted member. जो एक सुनीला को बोर्ड ने नॉमिनेट किया था, एक इनको किया था और एक और बंदे को, तीन को शायद हमने किया था, उनमें से हमने स्टीयरिंग कमेटी ने दो को रखा था. It was Sunila Ruth, who is a sitting MNA, the sitting ruling party, and Alexander was a lawyer, but he was not there in his legal capacity. He was a co-opted member because, as I said earlier, if you recall, कि हम नहीं चाह रहे थे कि बोर्ड बिल्कुल ही हेल्पलेस फील करे कि हमें तो निकाल दिया गया उसमें से. So one way or the other, they were actually engaged in the decision making, so that they didn't feel left out. तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट स्ट्रांग होगा, और वो होगा क्योंकि आपके पास प्रेसिडेंस अब मौजूद है, लेकिन इश्यू तब होता है जब आपके पास आपके हाथ में कोई चीज नहीं है. बिल्कुल that's true. तो शौकत खानम का है वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, जो बिजनेस प्लान हमने पहले बना के भेजा है वो आपके पास है. दो ये चीजें होगी, आपने ही पैकेज ऑफ सर्विसेज और RFQs बनवाने हैं, रिक्वेस्ट प्रपोजल बनवाना है, वो होगा ही इन लाइन विद द बिजनेस प्लान. जो इन्वेस्टर आएगा वो इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद जब आप ये टेबल करेंगे, टेंडर में सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो आएंगे ही वो लोग जो उससे एग्री करेंगे. जो उससे एग्री नहीं करता वो आएगा ही नहीं. मैं फिर क्यों टेंडर में अपनी बिड डालूंगा अगर मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ. But let me tell you that a lot of investors will be ready to come in because investor bought. Yeah. और legal instrument strong हो, मैं बार बार repeat कर रहा हूँ, legal instrument is that agreement that will take place between the board of directors of UCH and whoever is shortlisted. I totally understand. उनमें से select कर लिया जाएगा बाद में on the basis of their proposal and its alignment with UCH. अगर वो UCH के साथ aligned नहीं है तो फिर वो agreement नहीं होगा. नहीं, that's fair enough. I totally agree with you कि अगर तो हमारा legal documents अगर strong enough होगा तो इस तरह की कोई जो rumors हैं या जो हमारी concern है वो नहीं पैदा होंगे. अगर मैं ये कह रहा हूँ ना, तो वो concerns जो है ना वो ill founded है. उनका ground क्या है? What's the ground? नहीं, actually ये एल्विन ने लिखा है कि जी साइमन को 22 लाख यूरो मिले हैं. ठीक है, इट्स हेयर से, क्योंकि वो मेरा ख्याल है जाके मिला होगा इसको
this guy वो जो रिक्शा ड्राइवर है, Andrew something, Andrew Andrew Sarfraz, शायद Andrew Sarfraz उससे वो email share की होगी तो उसको पता लगा, उसको ख्वाब तो आया नहीं होगा. Yeah, that's right. Yeah. So this is all misinformation जो लोग फैलाते हैं. Hey, thank you very much for clearing all this misunderstanding. इसीलिए आज purpose जो आपको बुलाने का purpose भी यही था कि ये जो थोड़ी सी rumors जो इस वक्त हमारी community के अंदर circulate कर रहे हैं, जो इस तरह की news circulate कर रही है, उसको आप directly इसको answer करें, क्योंकि you the best person to answer those questions because you were the chairman that time. So I am not the best person to tell you the truth. I am one of the persons because I have intricately worked with UCH. We have worked with them. उनको हमने, as I told you earlier, हमने उनको dump नहीं कर दिया था. Their administrator was working, their finance team was working, their board would present us the plans. We would vet, the steering committee would vet that plan for 2 weeks or a month, depending on जितना वो काम करके लाए. जब वो vet हो जाता था, फिर उसके बाद वो काम करे. So the best person is actually the chairman, the current chairman. And I'm just talking about the this. executive board. I'm just talking about चार लोग हैं, मुझे नहीं पता वो अभी इस वक्त कौन से चार लोग हैं जो. I totally understand. I'm talking about their technical advisor. Letter to the German ambassador. I'm talking about that particular letter. उसके लिए obviously that time you were the chairman of the steering committee. हाँ नहीं वो तो जाहिर I was copied that information क्योंकि उस पर हमारी पहले बात हुई थी because Andrew was in no position to write an email, draft an email for the German ambassador. He himself, ये repetition हो रही है. He walked up to Simon कि जो मैंने राब्ता करना है on your behalf of the steering committee. नहीं, obviously you have answered that question. उन्होंने mention किया मेरा नाम as chairman. It was mentioned. शायद वो email आप तक पहुंच गई हो. And I was also copied that email. Supreme Court की अगर आपको उसकी copy अगर आप भेज देंगे copy, so it would be very helpful. अगर आप copy वो forward कर दें somehow. I think I should be able to find that out. Thank you very much, Brigadier Sahab, for all your time for clearing all these allegations. And one thing I'm very happy, जो आपसे discussion हुई उसमें I came to know you are Anthonian, and I'm Anthonian myself, so that's a very good thing to know. Yeah, so thank you very much. If anything, lastly, if you want to say anything to your community, to all the people who are concerned for UCH all over the world, if you want to say anything. People in the community should be pushed for UCH. Concerns, the genuine concerns हैं, those should be aired also. As you said earlier, हमारे कुछ बुरे experiences हैं in the past. Yeah. और अभी भी लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से Christian properties को हड़प कर ले जाए. So वो, लेकिन वो जो आप allegation अगर raise करते हैं, it has to be grounded in some evidence. Yeah. फैक्ट उसके पीछे होना चाहिए कि ये कल को कोई कहता है कि ब्रिगेडियर एडगर फिलिप्स ने 10 करोड़ रुपए लेके खा लिए. ओके, मैंने खा लिए और somebody says कि ब्रिगेडियर साहब ने खा लिए. Where is the evidence यार? कब लिए थे, कैसे लिए थे, वो पैसों को मैंने क्या किया, तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं है. German embassy never responded to neither the mail that I sent them as chairman, nor the email which was sent by Andrew, because Andrew was the one who was known to the ambassador. Yeah. And he was the one who wanted an email drafted. Therefore, he asked us. So, having discussed it with Dr. Simon, क्योंकि उसने Dr. Simon को approach किया था, मुझे उसने बाद में call किया. He got in touch with me. He met me. I believe that he was well-meaning. I have no reason to believe otherwise. लेकिन ये जो queries raise की गई हैं in this particular context, कि वो जी 22 लाख यूरो 2,20,000 यूरो आ गए या कितने whatever 2.2 million probably, और वो किधर गए हैं, वो फलाने क्या हुए हैं, वो पैसा कभी रिलीज ही नहीं हुआ, और अगर वो रिलीज होता तो कहाँ आता. It would have
would have come into a fund. I think jitne bhi co-opted members or members say Dr. Sara Safdar, you can get in touch with them and ask them. They will tell you that we had opened a fund which was named by the Supreme Court of Pakistan. उसका नाम मुझे properly याद नहीं कि क्या नाम था, लेकिन उन्होंने उसका नाम तक suggest करी था judgment में. उसी नाम से वो खुला था. जो भी कोई पैसा आता, वो उधर ही आना. यानी कि उसके अंदर कोई पैनी भी नहीं थी. यहाँ शायद अगर वो डायरेक्टली यूसीएच में आता, लेकिन यूसीएच में आता अगर यूसीएच लिखता, यूसीएच ने भी लिखा उनको पहले. I believe there was a letter written by the administrator before the study committee was announced and before it started working. लेकिन वो भी उसके ऊपर उन्होंने चुप साध ली. As I said earlier, because donors will only donate when credibility of the institution will be restored. It will be restored when we have people with the right approach, when we have people of integrity, people of honesty, and people who have resolved to work for the well-being of their own community. And I'm not saying that there are ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं. और ये सारे के साथ actually then comes the capacity to do all this thing. अगर आप 20, 25, 30, $40 million कहीं से ले आते हैं, कैसे ले आते हैं? Irrespective of the fact कि वो कहाँ से आए, donation आई है यहाँ, वो investment आई है. You have to have all the mechanisms set in place to use that kind of money. You have to have SOPs for every damn thing. Procurement के लिए कैसे आएगी, equipment कैसे आएगा, जो रीडू होनी है बिल्डिंग, वो कैसे रीडू होगी, उसके नक्शे कैसे बनेंगे, वो एक साइंस है पूरी. You know, biomedical deals with this. वो सारे के सारे पेपर हैं. एक काम के लिए कोई 200, 300 सफ़े का एक पेपर बनेगा. वो पेपर एक्सपर्ट लोग पढ़ेंगे, बनाएंगे भी एक्सपर्ट और उसको इवैल्यूएट भी एक्सपर्ट करेंगे. उसके बाद ये सब कुछ होगा जब इंस्ट्रूमेंट्स इन प्लेस होंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन प्लेस होगा, ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट इन प्लेस होगा, आपका जो पार्टनरशिप है उसका इंस्ट्रूमेंट इन प्लेस होगा. So when you have all these things in place, nothing will happen to UCH. That's absolutely fine. नहीं. Thank you very much, Brigadier साहब. Thank you very much. आपने बिल्कुल सही कहा कि इल्जाम लगाने से पहले आप अपने जो एविडेंस है उनको जरूर इकट्ठा कर लें. You know, वो जो veracity है ना, veracity, credibility and authenticity of your claim. Unfortunately, यहाँ पे तो रोज ही मैं देखता हूँ, you know, people go viral with cases, allegations against clergy members amongst themselves, people from the community who want to say लेकिन उनको say नहीं मिलती है. अब ये एल्विन जोन्स साहब मुझे पता ही नहीं कौन है. I have no idea. I'm sure कि ये वीडियो के बाद, इस डिस्कशन के बाद वो अपना जरूर इंट्रोडक्शन अगर वो देखेंगे, अगर उनको इस नजर से ये वीडियो डिस्कशन गुजरी तो वो जरूर उस पे कोई कमेंट. मैंने आपको I have told you clearly, वो बता भी दें तो उनके पास और फर्दर बताने को है क्या? Yeah, I know. Because whatever जो एलिगेशन उन्होंने लेके हैं उनकी तो फाउंडेशन ही कोई नहीं है. डॉक्टर साइमन अजराया बताया पता किधर गया. ब्रिगेडियर एडगर ने 22 लाख रुपए, 22 लाख यूरो ले लिए. फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, फलाने ने फलाने को ईमेल लिख दी. उसको तो यही नहीं पता कि ईमेल जो है वो एंड्रू सरफराज ने भेजी है. और अगर उसको पता है तो वो झूठ बोल रहा है. बिकॉज आई एम श्योर ही नोज दिस, बट वो ये नहीं बताएगा कि एंड्रू सरफराज कौन है, उसका ताल्लुक क्या है with the European Union and with ISPR. I know it for sure कि उसका है, मुझे खुद पता है. There must be something. I told you earlier, I've seen photographs of Andrew with the German ambassador, with the EU ambassador, जो तब थी, अब पता नहीं आजकल हैं कि नहीं है, and with a few other ambassadors from the Western Hemisphere, जो जिनके embassies यहाँ पे हैं. So he has developed some kind of relationship. Definitely, जिस तरह आज आपने उनका नाम मेंशन किया तो डेफिनेटली अब आई थिंक इस पे भी एक नई बैच शुरू हो जाएगी, या इस पे भी लोग थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि who this person is. हाँ, क्योंकि वो नहीं, उस बंदे ने काम किया है ना, वो जो एंड्रू सरफराज है, मेरा ख्याल एंड्रू, you know why I'm forgetting it is because we unfortunately couldn't pursue the Supreme Court to hear us, and since they couldn't hear us, जो कुछ हमने काम किया था वो लाइमलाइट में नहीं आ सका, और क्योंकि वो नहीं आ सका हम उस पर काम ही नहीं कर सके.
Yeah. So Andrew, we thought could be a tool, Good source. Yeah. a middleman between UCH, and when I say UCH, it's basically the then steering committee. क्योंकि तब UCH को steering committee run करा. Thank you very much, Brigadier Saab. Thank you very much for your time and for clearing all the misunderstanding or जो भी rumors circulate कर रहे हैं. And patiently you have answered everything very much in detail. So I'm very thankful to you. My hope is that after this, I will not be called upon for yet another interview because I told you earlier I'm not that media kind of a person, but I had to come in now because the questions were actually raised, the queries were raised on the working of the steering committee. वही मैं कह रहा हूँ कि वो भाईजान को पता ही नहीं कि स्टीयरिंग कमेटी क्या भला है. He thinks कि स्टीयरिंग कमेटी को अप्रूवल चाहिए सुप्रीम कोर्ट का to get people, not hire करने की तो कोशिश नहीं थी हमने, co-opt करने के लिए members. तो वो एक बंदे को पता ही नहीं है कि स्टीयरिंग कमेटी किस चीज का नाम है, क्या भला है और वो कैसे बनती है और who is empowered, कौन empowered है to co-opt members. Supreme Court has given us that power. That power was given fine. I think it's the steering committee to co-opt members, and we tabled the name of members to the best possible of our knowledge, जो सबसे अच्छे थे उस फील्ड में और जिनका एक्सपीरियंस है. साइमन का 30 साल का ग्लोबल हेल्थ का एक्सपीरियंस है. He's worked in 18-20 countries, I believe. I know, that's right. He's worked with DFID, he's worked with USAID, he's been country director of CEDA's project. I know, we all people who know Simon Bhai, they know he not just Simon. Huge scale. Question सिर्फ साइमन पे रेज किया ना, बाकी सारे भी तो co-opt किए थे. जो भी बंदा co-opt किया गया था, he or she less the members from UCH. I told you क्यों हमने ले लिया. I was originally against the idea, to tell you the truth. But then I understood कि ठीक है, वो जो एक feeling है, वो उनके despair में ना change हो जाए. तो पता नहीं क्या हो जाएगा. Absolutely fine. So आपका आगे I won't take you further of your time. So thank you very much for giving us such a long time. आगे घंटे से ऊपर हो गया. I think it's nearly ये भी 2 घंटे के करीब हो रहा है, तो इसीलिए yeah, so it's been a long program today. So I think my understanding is that steering committee पे तो hopefully इसके बाद people will not talk. Yeah, वो जिनके भी कोई भी not talk because they don't have any legal grounds or moral grounds or ethical grounds to question the working of the committee, because committee had the backing of the Supreme Court. It was made by the Supreme Court. उसका legal framework था जिसके तहत वो बनी थी, और जो कुछ हमने किया that was done strictly in the confines of the Supreme Court judgment. और हमने कहीं पे भी अपनी powers को overstep नहीं किया, और we tried our level best. We have no doubt at all. We have no doubt at all on your sincerity and on your hard work. And I hope कि जो हमारी इस वक्त मौजूदा जो इस वक्त board of directors हैं, जो chairman हैं, the technical advisors and all the executive members, they are also working very hard to bring that glory back. जो हमारी UCH की एक glory थी पहले. So I'm very thankful to you, Brigadier Saab. Thank you very much. God bless you. God bless your family. और इसी तरह आपसे राब्ता रहेगा हमारा. We'll be in touch, not on this like interview format or इस तरह, वैसे on personal level. We'll be in touch. So thank you very much. तो आपके जितने भी questions थे मेरे बहन भाइयों, जो आपने मेरे से send किए, जो आपने मुझे send किए, जब मेरे से पूछे, तो I tried my best कि वो मैं जो चेयरमैन थे उस स्टीयरिंग कमेटी के, उनसे डायरेक्ट आपको मैं उनके आंसर लेके दे सकूं. And I hope that you have got all your answers. इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा, and God bless you all. Kashan, thank you very much for having me. Thank you for raising the questions, and thank you for seeking the clarification. My hope is that इस तरह के allegations
baseless, ill-founded, not grounded in any kind of evidence, will hopefully not be raised. But knowing our community, unfortunately, we really can't say for sure. But the point is that question was raised, and I think You I answered it well. answered all the questions to the best of my knowledge and with all my integrity and honesty. And Thank you very much. my hope is that the queries that have been raised, the allegations that have been leveled, have been answered. That's my hope. Thank you very much.